नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 362 अधिग्रहणीय परिणाम अर्जुन की अपेक्षा से कहीं बेहतर था। कम से कम उसे संसार कब्रिस्तान के किसी भी मकबरे को सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये तुरुप का पत्ता घोस्ट प्रिजन खुलने के समय के लिए बचाकर रखना बेहतर होगा, क्योंकि उस स्थिति में बहुत सारे अज्ञात चर थे जिनका न तो वह पूर्वानुमान लगा सकता था, न ही उन पर नियंत्रण कर सकता था। जैसे ही अर्जुन नीचे गिरा, एक आकृति ने आगे बढ़कर उसे गिरने से रोक लिया। ये लू हसुआंग था। हालांकि अर्जुन पहले ही सो चुका था, क्योंकि वह बहुत थका हुआ था। लू लिंगफेंग ने अर्जुन की तरफ देखा और आह भरते हुए कहा, हंशूंग, महल के स्वामी को आराम करने के लिए अंदर ले जाओ। उनका शरीर शायद युद्ध से थक गया है। अगर मार्शल आर्ट की दुनिया को पता चल जाए कि अभी क्या हुआ है, तो शायद उनके होश उड़ जाएं। किसने सोचा होगा कि मल्होत्रा परिवार का एक बेकार सा आदमी अकेले ही जुमेई पैलेस को दबा सकता है। अभी भी मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा है। सच कहूं तो मैं वाकई जानने को उत्सुक हूं कि उसके पास क्या रहस्य हैं। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन लू लिंगफेंग का आगे जांच करने का कोई इरादा नहीं था। वह केवल समर्पण कर सकता था। लू हानशुंग ने हल्के से सिर हिलाया और अर्जुन को एक निश्चित स्थान तक पहुंचने में मदद की। जब वह 6-7 कदम चली, तो लू लिंगफेंग ने अचानक लू हसुआंग को रोक दिया। हसुआंग, 1 मिनट रुको। पिताजी, क्या हुआ? लू लिंगफेंग ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए गंभीरता से कहा, अगर महल के स्वामी को किसी चीज की जरूरत है तो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करो। महल के स्वामी मनुष्यों के बीच एक ड्रैगन है। अगर तुम उनके करीब जा सको तो ये तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। लू हानशुंग कुछ सेकंड के लिए झिझकी, लेकिन कुछ नहीं बोली। जब वे हॉल से बाहर निकल रहे थे, तब वह अर्जुन का साथ देती रही। जल्द ही वे दोनों एक बड़े कमरे में पहुंचे और उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। अभी भी दोपहर थी और बाहर सूरज चमक रहा था। लू हानशुंग ने अर्जुन के कपड़े सावधानी से उतारे, सिर्फ अंडरवियर छोड़ा। फिर उसने उसे बिस्तर पर लिटाया और चुपचाप अर्जुन के पास खड़ी हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह अर्जुन की भारी सांसों को सुन सकती थी, और बस इसी तरह लू हानशुंग पूरे 5 घंटे तक अर्जुन को घूरता रहा। किसी कारण से जितना अधिक वह उसे देखती, उतनी ही अधिक उत्सुक होती। इस युवक के पास बहुत सारे रहस्य थे, और वह एक ब्लैक होल की तरह था जिसने उसे आकर्षित किया। उसने सभी से और क्या छिपाया था? उन 5 सालों में क्या हुआ? जब वह उसे शून्य भाव से देख रही थी, तब अंततः उसकी आंखें खुल गईं। अर्जुन जाग रहा था। जिस क्षण उनकी नजरें मिली, लू हानशुंग जल्दी से सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया और बोला, महल के स्वामी, आप थक गए थे, इसलिए मैंने आपके कपड़े बदलने में मदद की। अर्जुन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने उठने की कोशिश की, 2 गोलियां निकाली और उन्हें निगल लिया। इसी समय वह पालथी मारकर बैठ गए और अपनी साधना तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो गए। लू हानशुंग, मेरी रक्षा करो। किसी को भी मुझे परेशान करने की इजाजत नहीं है। हाँ, महल के स्वामी। लू हानशुंग जल्दी से दरवाजे पर पहरा देने के लिए पहुंचा। 1 घंटे बाद अर्जुन ने धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए मुंह से गंदी हवा निकाली। उसकी चोटों की हालत कुछ हद तक स्थिर हो गई थी। हालांकि भविष्य में उसे सच्ची क्यूई का उपयोग करते समय अधिक सावधान रहना होगा। अगर वह बार बार खुद को इस तरह थकाता रहा, तो इसका असर उसकी साधना पर पड़ेगा। अचानक अर्जुन को कुछ सूझा। उसने जेब से फोन निकाला और राजवीर राणा का नंबर डायल किया। उसे जुएमी पैलेस के लोगों पर भरोसा नहीं था। एकमात्र व्यक्ति जिस पर उसे भरोसा था वह था राजवीर राणा। एक हद तक डार्क हॉल और जुएमी पैलेस एक ही तरह के संगठन थे, एक प्रकार जो छाया में छिपा हुआ था। उनकी प्रारंभिक योजना राजवीर राणा को इन विशेषज्ञों पर नियंत्रण देने की थी। हॉल मास्टर, लाइन के दूसरे छोर से राजवीर राणा की सम्मानपूर्ण आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने पूछा, क्या जियांगन प्रांत में रोशनी और सान्या के साथ कुछ हुआ? फोन के दूसरी तरफ से राजवीर राणा ने जल्दी से कहा, मी। अर्जुन, चिंता मत करो। मेरे रहते हुए कोई भी उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करता। हाल ही में वे हेवनली जस्टिस ग्रुप और सक्सेना परिवार के कामों में व्यस्त रहे हैं और शायद ही कभी बहुत दूर की यात्रा करते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए बुलाया था कि तुम और डार्क हॉल के अन्य लोग राजधानी आने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। यहाँ एक गुट है जिसे मैं चाहता हूँ कि तुम नियंत्रित करो। राजवीर राणा हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि अर्जुन का क्या मतलब था, इसलिए उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा। हॉल मास्टर, आपका क्या मतलब है?
अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सीधे पूछा, क्या होगा अगर आपको ज़ुएमी पैलेस पर कब्जा करने के लिए कहा जाए? क्या, ज़ुएमी पैलेस? राजवीर राणा ने कांपती आवाज में कहा। हाँ, अभी यह जगह स्थिर पानी का एक तालाब है जिसे आप हिलाने का इंतजार कर रहे हैं। जहां तक सान्या और रोशनी की सुरक्षा की बात है, इसे छाया और ड्रैगन सोल पर छोड़ दें। साथ ही मैं उनकी सुरक्षा के लिए जियांगन प्रांत में कुछ विशेषज्ञ भेजूंगा। आपको तुरंत अपनी सेना यहां लाने की जरूरत है। हाँ, हॉल मास्टर। फोन रखने के बाद अर्जुन खिड़की के पास गया और राजधानी के पश्चिमी उपनगरों के ऊपर रात के आसमान को देखने लगा। ये यहाँ खुद को स्थापित करने की दिशा में उनका पहला कदम था। वह चाहता था कि जियांग परिवार को अपने किए पर पछतावा हो, और वह चाहता था कि उसके माता पिता अपनी गरिमा वापस पाएं और उन लोगों को बताएं कि उन्हें वैसे भी जियांग परिवार की मान्यता की कभी आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद अर्जुन कुछ और घंटों के लिए ज़ुमेई पैलेस में रुके और लू लिंगफिंग को राजवीर राणा का फ़ोन नंबर दिया। वे दोनों ज़ुमेई पैलेस और डार्क हॉल के एकीकरण के प्रभारी होंगे। अब उसे बस कल रात की तैयारी करनी थी। अध्याय 363 मुसीबत में जब अर्जुन ने समय देखा तो रात के 11 बज चुके थे। अब जाने का समय हो गया था। जब वह ज़ुएमी पैलेस के बाहर निकला तो उसने देखा कि थोड़ी ही दूर पर एक मेबैक खड़ी है। यह संयोग से ऐसी दूर दराज की जगह पर नहीं था, इसलिए उसे तुरंत पता चल गया कि यह हर्षवर्धन मेहता की कार है। कार का दरवाजा खुला और हर्षवर्धन मेहता तेजी से बाहर निकले। मिस्टर अर्जुन, आप सचमुच बाहर आए। इस दौरान हर्षवर्धन मेहता काफी तनाव में थे। वह ज़ुएमी पैलेस की शक्ति के बारे में बहुत स्पष्ट था। आम लोगों के लिए इसके मुख्यालय में प्रवेश करने के बाद जीवित बाहर आना असंभव था। हालांकि अर्जुन सुरक्षित लौट आए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके शरीर पर अभी भी खून की तेज गंध आ रही थी, जिसका मतलब था कि उसने कई लोगों की हत्या की थी। क्या ये सच है कि अर्जुन ने वाकई ज़ुमेई महल पर कब्जा कर लिया था? अकेले ही ये कैसे संभव था? अर्जुन को और कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने सिर्फ इतना पूछा, क्या भूत जेल वालों ने हाल ही में तुमसे संपर्क किया है? हर्षवर्धन मेहता ने सिर हिलाया। जैसा कि आप जानते हैं मिस्टर अर्जुन, उसने मुझे पहले ही समय और जगह बता दी है। हमें 24 घंटे तक इंतजार करना होगा। अर्जुन मेबैक की पिछली सीट पर बैठ गया और बोला, मुझे कैपिटल सिटी यूनिवर्सिटी भेज दो। हाँ, कार का दरवाज़ा बंद हो गया और अर्जुन को साधना के लिए अकेला छोड़ दिया गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सांसों को 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक को प्रसारित करने के लिए समायोजित किया। अचानक उसकी जेब में रखा फ़ोन बज उठा। आश्चर्य की बात यह थी कि यह विद्या की माँ का फ़ोन था। वह कॉल को नज़रअंदाज करना चाहता था, लेकिन सोचने के बाद उसने फ़ोन उठा लिया। यह क्या है? अर्जुन की शांत आवाज़ गूंजी। विद्या की माँ ने राहत की सांस ली जब उसने कॉल कनेक्ट होते सुना। उसने जल्दी से उत्साहित होकर पूछा, सीनियर, मैं पूछना चाहती थी कि क्या यंग एयर आपके साथ है? मैंने उसे रात में कॉल किया, लेकिन वह जिस जगह पर थी वहाँ बहुत शोर था। उसने कहा कि वह घर आने पर मुझे कॉल करेगी, लेकिन अब तक मुझे उसका कोई कॉल नहीं आया है। मैंने उसे कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, इसलिए मैंने सीनियर को कॉल किया। अर्जुन ने आंखें सिकोड़ लीं। उसे अचानक याद आया कि विद्या ने सुबह नाश्ता लेकर आते समय प्रिंसिपल द्वारा आयोजित किसी कार्यक्रम में उसे आमंत्रित किया था। उन्होंने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया था, इसलिए संभवतः विद्या अकेले ही कार्यक्रम में गई होंगी। आज यूनिवर्सिटी में कोई कार्यक्रम है, इसलिए शायद यही कारण है। मैं अभी बाहर हूँ, लेकिन अब वापस जा रहा हूँ, इसलिए 1:11 आपको बाद में उससे मिलने में मदद करेगा, अर्जुन ने कहा। धन्यवाद सीनियर, बहुत बहुत धन्यवाद। कॉल वहीं समाप्त हो गई। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी साधना तकनीक का प्रसार जारी रखा। 20 मिनट बाद अर्जुन कार से बाहर निकला। अपने अपार्टमेंट में लौटने के बजाय वह विपरीत यूनिट में गया और दरवाज़ा खटखटाया। हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक बुद्धि का प्रयोग ये जानने के लिए भी किया कि घर पर कोई है या नहीं, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। अर्जुन को कुछ याद आया और उसने एक दस्तावेज निकाला। संसार का ब्रिस्तान। दस्तावेज के साथ एक बिजनेस कार्ड संलग्न था जिस पर प्रिंसिपल का फ़ोन नंबर लिखा था। उसने बिजनेस कार्ड पर लिखा नंबर डायल किया। कुछ ही देर बाद एक सुस्त आवाज़ सुनाई दी, कौन है? इतनी रात हो गई है फिर भी तुम मुझे सोने नहीं दे रहे हो। अर्जुन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। कार्यक्रम का आयोजन प्रिंसिपल ने किया था, लेकिन प्रिंसिपल वास्तव में सो रहे थे। मैं अर्जुन हूँ। इन सरल शब्दों ने प्रिंसिपल को तुरंत जगा दिया। उन्होंने अपना स्वर भी बदल दिया और अर्जुन से पूछा, वो क्या हुआ? वह अर्जुन की पृष्ठभूमि से परिचित था और जानता था कि अगर वह अर्जुन के आसपास सावधान नहीं रहा तो वह अपनी स्थिति खो देगा। इसलिए उसे सावधानी से चलना पड़ा। अब तुम कहाँ हो?
अर्जुन ने पूछा, मैं घर पर हूँ। मैंने आज थोड़ी शराब पी ली और फिर सोने के लिए घर चला गया। क्या कैंपस में कुछ हुआ है? विद्या वापस नहीं आए। प्रिंसिपल चौंक गए। उन्होंने इस बारे में सोचा और कहा, कार्यक्रम रात करीब 9 बजे खत्म हुआ। मुझे याद है कि टीचर वेई को कुछ महिला टीचर्स ने कराओके में खींच लिया था। मुझे लगता है कि उसके बाद वू फैन और जेंग रुई भी उनके साथ गए थे। वे सभी युवा टीचर्स हैं, इसलिए उनका देर तक बाहर रहना सामान्य बात है। चीफ, आप पता, अर्जुन ने आदेश दिया। प्रिंसिपल चौंक गए, लेकिन फिर भी उन्होंने ईमानदारी से कहा, ये राजधानी के कियानहुआ प्लाजा का ग्लोरिया होना चाहिए। कॉल वहीं रुक गई। मूलतः कुछ शिक्षकों का एकत्र होना चिंता का विषय नहीं था, लेकिन यदि वो फैन और जेंग रुई इसमें शामिल होते तो कुछ गलत होने की संभावना बढ़ जाती। उन्हें उम्मीद थी कि विद्या को कुछ नहीं होगा। चाहे जो भी हो, विद्या विश्वविद्यालय में उसके कुछ मित्रों में से एक थी और वह हमेशा उसके प्रति दयालु और स्वागतशील रहने की कोशिश करती थी। इसी समय अर्जुन के हाथ में फोन बज उठा। कॉलर आईडी से पता चला कि वह विद्या थी। जैसे ही वह कॉल का उत्तर देने वाला था, कॉल रद्द हो गई। अर्जुन अंधेरे में गायब हो गया और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। चाहे जो भी हो, आधी रात हो चुकी थी, इसलिए राजधानी जैसी गंदी जगह पर लड़की का बाहर रहना सुरक्षित नहीं था। चूंकि उसने उसकी मां से उसकी देखभाल करने का वादा किया था, इसलिए वह उसे वापस ले आएगा। कैपिटल सिटी, कियानहुआ प्लाजा, 6ठी मंजिल, ग्लोरिया, सुप्रीम रूम 007। विद्या का चेहरा लाल था और वह थोड़ी नशे में थी। उसे शराब पीना पसंद नहीं था और उसे कराओके सत्र भी पसंद नहीं था, लेकिन आज अंग्रेजी विभाग के एक शिक्षक का जन्मदिन था। चूंकि उस व्यक्ति ने उससे आने के लिए विनती की थी, इसलिए वह मान गई थी। आखिरकार वे एक ही विभाग से थे, इसलिए उसे कम से कम ऐसा तो करना ही था। हालांकि आने के बाद उसे पछतावा हुआ। ये स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति का जन्मदिन था, फिर भी समूह में हर कोई उसे पीने के लिए कहता रहा। उसने कई बार मना किया था और यहाँ तक कि वह वहां से जाना भी चाहती थी, लेकिन जन्मदिन वाले लड़के ने कहा कि उसे आशीर्वाद देने के लिए उसे पीना होगा। किसी तरह वह एक कप पीने के बाद वह नशे में आ गई और उसके पेट में बहुत तकलीफ होने लगी। उसके बाद उसने समूह के सभी अन्य सदस्यों के अगले टोस्ट को अस्वीकार कर दिया और चुपचाप एक कोने में बैठ गई। उसे लगा कि उसके पैर थोड़े कमजोर हो गए हैं, इसलिए वह जानती थी कि अब उसके लिए वहां से जाना असंभव है। वह वापस जाने से पहले केवल नशे के थोड़ा कम होने का इंतजार कर सकती थी। हालांकि नशे की हालत में कोई कमी नहीं दिख रही थी, बल्कि यह और भी बदतर होती जा रही थी। वह सोफे पर लेट गई और उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था। उसने अवचेतन रूप से अपना आपातकालीन नंबर डायल किया, इस उम्मीद में कि अर्जुन आकर उसे ले जाएगा। अर्जुन ने यह आपातकालीन नंबर पहले ही सेट कर रखा था, लेकिन इससे पहले कि वह कनेक्ट हो पाता, प्राइवेट रूम में एक व्यक्ति प्रकट हुआ। ये वू फैन था। इतना ही नहीं, वू फैन के पीछे एक लंबा आदमी भी था। उस आदमी की आभा असाधारण थी और उसने सूट पहना हुआ था। जिस तरह से उसने उसे देखा, उससे उसे बहुत असहज महसूस हुआ। वो फैन ने कॉल रद्द कर दी और फोन विद्या की पहुंच से दूर कर दिया। टीचर वेई, क्या आप नशे में हैं? चूंकि मैं वापस जा रहा हूं, तो क्यों न मैं आपको टीचर के अपार्टमेंट में वापस भेज दूं। वो फैन मुस्कुराया। बाहरी लोगों को वह बहुत सज्जन व्यक्ति लग रहा था। विद्या ने सोचा कि कल रात क्या हुआ था। वह वो फैन को उसे वापस भेजने की अनुमति क्यों देगी? उसने ठंडी नाक से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे मेरा फोन दे दो। वो फैन ने कंधे उचका दिए। टीचर वेई, क्या फोन यही नहीं है? आप इसे खुद ही ले जा सकते हैं। विद्या ने अपना फोन पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका शरीर कमजोर हो गया और वह अपना संतुलन भी नहीं बना पा रही थी। अध्याय 364 भयावह योजना। कुछ महिला अध्यापिकाओं ने स्थिति को देखा और विद्या की मदद करने के लिए आना चाहा। ये देखकर वो फैन ने माइक्रोफोन उठाया और सभी से कहा, शिक्षकों, कृपया एक पल के लिए रुकें। मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मेरे बगल में जो खूबसूरत आदमी है, वह लुओ वेई है, जो कियानहुआ प्लाजा का मालिक है। लुओ परिवार राजधानी में एक प्रतिष्ठित परिवार है। इसके अलावा यंग मास्टर लुओ अभी भी अविवाहित हैं। जैसे ही उसने ये कहा, सभी की नज़र लुओ वेई पर पड़ी। कियानहुआ प्लाजा राजधानी के शीर्ष 10 मनोरंजन स्थलों में से एक था, जिसका अर्थ था कि जो भी इसका मालिक और प्रबंधन करता था, वह निश्चित रूप से प्रतिष्ठा, प्रभाव और धन वाला व्यक्ति था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लुओ वेई ने व्यक्तिगत रूप से सभी का अभिवादन किया। इससे महिला शिक्षकों को सम्मानित और खुश महसूस हुआ। वो फैन ने सभी की भयभीत और उम्मीद भरी आंखों को देखा और उपहास किया। लुओ वेई यहाँ उनके कारण नहीं, बल्कि विद्या के कारण था। चूंकि विद्या इतनी घृणित थी, इसलिए वह लुओ वेई को उसके साथ खेलने दे सकता था।
अब चूंकि विद्या नशे में थी तो यह निश्चित रूप से सबसे अच्छा अवसर था। जब तक लुओ वेई इस मामले में शामिल था उसे विद्या द्वारा बदला लेने की चिंता नहीं थी। लुओ परिवार के पास सब कुछ नियंत्रण में होगा तो फिर विद्या ने पुलिस को बुला लिया तो किसे परवाह। लुओ वेई ने विद्या की ओर देखा जिसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखें वासना और इच्छा से भरी हुई थीं। फिर उसने सभी से कहा, मैं कई बार कैपिटल सिटी यूनिवर्सिटी गया हूं और यहां तक कि एक प्रोफेसर की क्लास में भी गया हूं। मैं सभी शिक्षकों से बहुत प्रभावित हूं। ये कैसा रहेगा? ये निजी कमरा बहुत छोटा है, इसलिए मैंने रूम 001 में एक बड़ा निजी कमरा व्यवस्थित किया है। सब लोग चलो अब चलें। भीड़ ने तुरंत जयकारे लगाए। उनकी नज़र में लुओ वेई एक लंबा, अमीर और सुंदर आदमी था। फिर वे उठे और दूसरे निजी कमरे में चले गए। कुछ युवा महिला शिक्षकों ने विद्या की ओर देखा और उसे उठाने में मदद करना चाहा, लेकिन लुओ वेई ने ठंडे स्वर में कहा, शिक्षक वेई शायद अब गा नहीं सकती, इसलिए मैं अपने ड्राइवर से उसे वापस भेज दूंगा। चिंता मत करो सब लोग, चूंकि तुम मेरी जगह पर हो इसलिए मैं निश्चित रूप से तुम सभी के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। युवा महिला अध्यापिकाएं थोड़ा हिचकिचाईं, लेकिन अंत में उन्होंने सिर हिलाया और बाहर चली गईं। इस समय निजी कमरे में केवल वू फैन और लुओ वेई ही बचे थे। उसकी आंखें इच्छा से भरी हुई थीं। वू फैन ने अपनी जेब से कैमरा निकाला जबकि लुओ वेई बाहर गया और दरवाजे पर खड़े 2 अंगरक्षकों से कहा, दरवाजे की रखवाली करो और किसी को अंदर मत आने दो। हाँ यंग मास्टर। निजी कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। विद्या ने अपने सामने खड़े 2 आदमियों को देखा और समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने घबराते हुए कहा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? 2 पुरुष और 1 महिला। इसके बारे में सोचो, हम साथ में और क्या कर सकते हैं? वू फैन ने व्यंग्य किया। विद्या, चूंकि तुम उस नवागंतुक अर्जुन के साथ खिलवाड़ कर रही हो तो क्या तुम हमारे साथ भी खिलवाड़ नहीं कर सकती? विद्या का चेहरा पीला पड़ गया और वह थोड़ी संयत हुई। उसने अनजाने में अपना फोन पकड़ लिया। वू फैन, तुम एक शिक्षक हो, तुम कानून तोड़ रहे हो, मुझे जाने दो। विद्या खड़ी हुई, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा गए और वह सोफे पर गिर पड़ी। वू फैन ने उपहास किया और लुओ वेई की ओर देखा। युवा मास्टर लुओ, आप पहले जाए, मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। लुओ वेई ने सिर हिलाया और अपने होंठ चाटे। फिर उसने अपनी शर्ट उतारी और विद्या की ओर चल दिया। इस समय विद्या घबरा गई। वह नहीं चाहती थी कि ये लोग उसकी मासूमियत को कलंकित करें। उसने अनजाने में हाथ बढ़ाया, एक खाली शराब की बोतल उठाई और उसे फेंक दिया। पादा। ये गोली लुओ वेई के माथे पर सटीक रूप से लगी, जिससे खून बहने लगा। लुओ वेई ने अपना हाथ बढ़ाकर घाव को छुआ और जब उसने देखा कि उसकी हथेली खून से लथपथ थी तो वह क्रोधित हो गया। तारानकन की कुतिया, सख्त होने का नाटक कर रही हो, है न? आज मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। वू फैन, मुझे इस औरत की गर्दन पकड़ने में मदद करो। अगर वो हिलने की हिम्मत करे तो उसे थप्पड़ मारो। एक क्षण में दोनों व्यक्ति विद्या पर टूट पड़े। इस समय विद्या बहुत घबरा गई थी। उसे आज सुबह ही अर्जुन की तरह निमंत्रण ठुकरा देना चाहिए था। अगर वह ऐसा करती तो आज की घटना कभी नहीं होती। तब जैसे ही वे दोनों उससे केवल 1 मीटर की दूरी पर थे, टकराना। निजी कमरे का कांच का दरवाज़ा टूट गया और उसके टुकड़े जमीन पर बिखर गए। इसके अलावा 2 अंगरक्षकों को भी कमरे में फेंक दिया गया, उनके घावों से खून बह रहा था। ये दृश्य देखकर लुओ वेई और वू फैन दोनों दंग रह गए। 2 जोड़ी आंखें एक साथ दरवाजे की ओर घूमी, जहां एक युवक भूत की तरह दरवाजे पर खड़ा था। वह युवक उनकी ओर देख रहा था और उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थीं। अर्जुन। जब वू फैन ने इस जानी पहचानी आकृति को देखा तो उसके पैर लगभग कमजोर हो गए और वह गिर पड़ा। अरे, यह आदमी यहाँ क्यों था? उन्होंने ये निर्णय तभी लिया था जब उन्हें पता चल गया था कि अर्जुन यहाँ नहीं आएगा। वह अभी उस पिटाई से उबर भी नहीं पाया था जो अर्जुन ने उसे पिछले दिन दी थी। प्रोफेसर, ये। विद्या खड़ी हुई और लड़खड़ाते हुए अर्जुन के पास गई। अर्जुन ने एक हाथ विद्या की कमर पर लपेटा और हवा की एक हल्की धारा उसके चारों ओर लिपट गई, जिससे उसका नशा कम हो गया और वह काफी सहज महसूस करने लगी। प्रोफेसर, ये आप यहाँ क्यों हैं? विद्या ने होश में आने के बाद उत्साह से पूछा। यदि अर्जुन न होते तो परिणाम अकल्पनीय होते। तुम्हारी माँ ने मुझे फोन करके तुम्हारा हालचाल जानने को कहा है क्योंकि तुमने उन्हें फोन नहीं किया है। वह बहुत चिंतित हैं। पहले जाकर उसे फोन करो, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। विद्या स्तब्ध थी। उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप बाहर चली गई और गलियारे के अंत में पहुंचकर उसने अपनी माँ का नंबर डायल किया। इस बीच निजी कमरे में वो फैन डर के मारे पूरी तरह से बेकाबू हो गया। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया।
प्रोफेसर ये, मैं गलत था। कृपया मुझे जाने दीजिए, मैं आपको जितना पैसा चाहिए उतना देने को तैयार हूँ। लुओ वेई ने भौहें सिकुड़ी और अप्रसन्नता से वू फैन को देखा। वू फैन, क्या तुम पागल हो? तुम घुटने क्यों टेक रहे हो? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और जमीन से हवा का एक झोंका आया, और टूटे हुए दरवाजे के कांच के टुकड़े जो जमीन पर बिखरे हुए थे वे सब हवा में लटक गए। इस दृश्य ने लुओ वेई और वू फैन को बुरी तरह डरा दिया। ये किस तरह की स्वर्ग विरोधी तकनीक थी? ये पूरी तरह से सामान्य बुद्धि को चुनौती देती है। लुओ वेई को महसूस हुआ कि उसके पैर हिंसक रूप से कांप रहे हैं और एक भय की भावना ने उसे घेर लिया। वू फैन ने सब कुछ अनदेखा कर दिया और जल्दी से कहा, प्रोफेसर ये सब लुओ वेई द्वारा व्यवस्थित किया गया था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो उसे दोष दें। वू फैन के दृष्टिकोण से अगर उसने लुओ वेई को नाराज किया तो उसे लुओ परिवार के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और वह राजधानी में नहीं रह पाएगा। हालांकि अगर उसने अर्जुन को नाराज किया तो वह आज रात से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। अर्जुन ने उदासीनता से वू फैन की ओर देखा और उपहास किया। कल, क्योंकि विद्या वहां थी, मैंने दया दिखाई। आज, चूंकि तुम इतनी बुरी तरह मरना चाहते हो, 1-11 तुम्हारी इच्छा पूरी करता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन ने धीरे से अपना हाथ हिलाया। कांच के टूटे हुए टुकड़े एक लंबी तलवार में बदल गए, जो सीधे वू फैन की ओर उड़ी। पुची, कांच की तलवार ने वू फैन के शरीर को छेद दिया और उसके शरीर को फाड़ दिया। अध्याय 365 बस मर जाओ। वू फैन ने मुंह से खून थूका और जमीन पर गिर पड़ा। उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। जब लुओ वेई ने अपने बगल में गिरी लाश को देखा तो वह पूरी तरह से डर गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास झलक रहा था। लुओ वेई कुछ कहने ही वाला था कि अर्जुन की उंगलियां आगे बढ़ीं और कैमरा उसके हाथ में आ गया। उसने उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर अपने हाथ को हिलाते हुए उसने टूटा हुआ कैमरा लुओ वेई के थोड़े खुले मुंह में ठूंस दिया और अपने हाथ से उसके मुंह और नाक को ढक दिया। लुओ वेई की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसका दम घुट रहा था। मैं बकवास सुनने के मूड में नहीं हूं, इसलिए बस मर जाओ। 10 सेकंड बाद लुओ वेई का चेहरा हरा होने लगा और उसकी आंखें सफेद और लाल हो गईं। आखिरकार उसका दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। उसके मुंह से खून बहने लगा। उसके मुंह में टूटे हुए कैमरे के लेंस के टुकड़े थे। शुरू से लेकर आखिर तक अर्जुन की आंखों में कोई गर्मजोशी नहीं थी। उसने कृतिका को सब कुछ ठीक करने के लिए एक टेक्स्ट मैसेज भेजा और फिर गलियारे के अंत में विद्या के पास चला गया। चलो चलें, अर्जुन ने शांति से कहा। विद्या ने फोन रख दिया और निजी कमरे की ओर देखने लगी। फिर वे दोनों, मैंने उन्हें कुछ चेतावनियां दी थीं। वे बहुत समय पहले चले गए थे और अब वे तुम्हें नहीं छुएंगे। उन्हें अब चले जाना चाहिए। अर्जुन की बातों में कुछ भी गलत नहीं था। हालांकि वे वापस नहीं जा रहे थे बल्कि नरक की ओर जा रहे थे। विद्या ने सिर हिलाया और अर्जुन के साथ नीचे चली गई। लेकिन 1 दर्जन कदम चलने के बाद उसे लगा कि उसके पैर कमजोर हो गए हैं। हालांकि वह नशे से उबर चुकी थी, लेकिन दवा के साइड इफेक्ट ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। अर्जुन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया और नीचे बैठ गया। आ जाओ। विद्या कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई और फिर सिर हिलाया। उसने अपनी बाहें अर्जुन की गर्दन के चारों ओर लपेट लीं और उसकी पीठ से सट गई। फिर वे दोनों कार में सवार होकर विश्वविद्यालय की ओर चल पड़े। आधे घंटे बाद अर्जुन ने आखिरकार विद्या को उसके अपार्टमेंट में वापस भेज दिया। विद्या अब ठीक हो गई थी, इसलिए उसने अर्जुन के लिए 1 कप चाय बनाई और उसे धन्यवाद दिया। प्रोफेसर अगर आज आप ना होते तो मैं नहीं जानता कि क्या होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन ने हाथ हिलाया। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली बार इस तरह की सभाओं में कम भाग लें। इसके अलावा अगर कोई आपको शराब पीने के लिए मनाने की कोशिश करे तो सीधे मना कर दें। विद्या शर्मा गई और सिर हिला दिया। प्रोफेसर मैं समझ गया। अर्जुन को प्रोफेसर कहलाना पसंद नहीं था, इसलिए उसने कहा, हमारी उम्र में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए मुझे अर्जुन ही बुलाओ। यह उपाधि जोड़ने से मैं बूढ़ा लगूंगा। पफट। विद्या ने हंसते हुए सिर हिलाया। ठीक है। अर्जुन ने विद्या की ओर देखा और आह भरी। फिर उसकी नज़र विद्या के गले में पड़े हार पर पड़ी। हार पर लगा पृथ्वी आत्मा रहस्यमय पत्थर थोड़ा धुंधला हो गया था। शायद यह उसकी स्थिति को ज्यादा देर तक दबा नहीं सकता था। विद्या का भाग्य वास्तव में काफी दयनीय था, क्योंकि वह राक्षसी रक्त और ठंडे शरीर के साथ पैदा हुई थी। वह विद्या को साधना के मार्ग पर ले जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास उसके लिए उपयुक्त साधना तकनीक नहीं थी, इसलिए वह इसे फिलहाल टाल सकते थे। आखिरकार पैशाचिक रक्त शीत काया को सामान्य साधना तकनीकों द्वारा दबाया नहीं जा सकता था।
वह केवल यह आशा कर सकता था कि वह इतना भाग्यशाली हो कि उसे ऐसी साधना तकनीक प्राप्त हो जो पैशाचिक रक्तशीत काया की अत्यधिक ठंडी प्रकृति से मेल खाती हो। उसकी माँ ने उसे वह पत्थर दिया था, इसलिए यह एकमात्र तरीका था जिससे वह उसका ऋण चुका सकता था। अर्जुन खड़ा हो गया। वह उसे बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था और उसे अपनी साधना पर भी ध्यान देना था। वह पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था। पिछली बार उसे जुमेई पैलेस से हत्यारे की उपस्थिति ने बाधित किया था, इसलिए उसे भूत जेल के खुलने से पहले इसे पूरा करना था। वह जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उसकी जीत की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अर्जुन ने सोचना बंद कर दिया और कहा, जल्दी से नहाकर आराम करो, मैं वापस जा रहा हूँ। ये देखकर कि अर्जुन जाने वाला है, विद्या को थोड़ी निराशा हुई। उसे लगा कि यह लड़का थोड़ा अनरोमांटिक है। क्या अर्जुन को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी? दरवाज़ा बंद हो गया। उस समय अर्जुन अपने कमरे में घुसना चाहता था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि स्वर्ग विभाजक तलवार के इस्तेमाल के दुष्परिणाम अभी भी उसके दानत्यन को परेशान कर रहे थे। जाहिर है, वह अपने शरीर के पूरी तरह से ठीक होने से पहले इसे तोड़ नहीं सकता था, अन्यथा उसके डेंटियन को नुकसान पहुंच सकता था और वह अपनी साधना की नींव को भी नुकसान पहुंचा सकता था। इस स्थिति में उनकी साधारण गोलियां भी उनकी मदद नहीं कर पाएंगी। चलो देखते हैं कि क्या मैं अस्थि संघनक आत्मा पुनर्प्राप्ति गोली बना सकता हूं। अर्जुन ने 100 जड़ी बूटियों वाला बर्तन निकाला और गोलियां परिष्कृत करना शुरू कर दिया। अस्थि संघनक आत्मा पुनर्प्राप्ति गोली का स्तर कम नहीं था। जब वह कुनलुन पर्वत पर था, भले ही बूढ़े व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से उसका मार्गदर्शन किया था, फिर भी वह इसे परिष्कृत करने में विफल रहा। इस बार उसने आग को गाढ़ा किया और उसमें मेडिसिन किंग घाटी से प्राप्त कुछ कीमती जड़ी बूटियां डालीं। लगभग तुरंत ही कड़ाही के भीतर शक्तिशाली ऊर्जा घूमने लगी। कुछ ही सेकंड बाद कड़ाही से एक शक्तिशाली धमाका हुआ। धमाका, अर्जुन का पूरा शरीर काला पड़ गया और उसकी हालत बहुत दयनीय हो गई। जैसा कि अपेक्षित था, मेरे लिए अस्थि संघनक आत्मा पुनर्प्राप्ति गोली के स्तर पर एक गोली को परिष्कृत करना बहुत कठिन है। यद्यपि वह प्रतिभाशाली था, लेकिन उसने केवल 5 वर्षों तक ही गोलियां परिष्कृत करने का काम किया था, इसलिए उसकी अपनी सीमाएं थीं। क्या ये हो सकता है कि मैं भूत जेल खुलने से पहले अपने डेंटियन को ठीक नहीं कर पाऊंगा? अर्जुन ने बुदबुदाया। इसी समय एक वृद्धा आवाज बोली, यदि आप अपने डेंटियन को ठीक करना चाहते हैं तो आपको इतनी परेशानी क्यों उठानी पड़ती है? आपको मुझसे आध्यात्मिक तावीज़ों के दाव का अध्ययन करना चाहिए। आध्यात्मिक तावीज़ लोगों को बचा सकते हैं, लेकिन वे लोगों को मार भी सकते हैं। अचानक आए आवाज सुनकर अर्जुन दंग रह गया। उसने जल्दी से अपने आसपास का माहौल देखा। वहां एक भी व्यक्ति नहीं था। अचानक अर्जुन को कुछ सूझा और उसने काला पत्थर निकाल लिया और वह तुरंत संसार शमशान में पहुंच गया। अध्याय 366 पिंक कंगहाई 2 कब्रों में से एक पत्थर पूरी तरह से टूट गया था। वह प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञ वास्तव में स्वयं ही बाहर आ गया था। संसार कब्रिस्तान के चौथे प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञ, आध्यात्मिक तावीज गठबंधन के नेता पिंक कैंगहाई। हालांकि समस्या ये थी कि उसने समाधि का पत्थर सक्रिय नहीं किया था। कुनलुन पर्वत की ताकतें मेरे लिए कुछ भी नहीं हैं। आध्यात्मिक तावीज़ों का दाव सब कुछ तोड़ सकता है। वृद्ध की आवाज फिर गूंजी और अर्जुन ने अनजाने में अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा और पाया कि एक बूढ़ा आदमी आकाश में तैर रहा था। बूढ़ा आदमी वास्तव में प्रकाश की एक धारा पर खड़ा था, जिसके चारों ओर प्राचीन चिन्ह थे। फक क्या? इस समय अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया। पिंक कैंगहाई इस पल का आनंद ले रहा था। उसने उदासीनता से पूछा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आध्यात्मिक तावीज़ों का दाव बहुत अद्भुत है? अर्जुन ने पिंक कैंगहाई की ओर आंखें घुमाईं और उत्साहित होकर कहा, दरअसल मैं पूछना चाहता था कि तुम बाहर क्यों आए? तुमने 10 घंटे और इंतजार क्यों नहीं किया? अर्जुन इस तुरुप के पत्ते को बर्बाद नहीं करना चाहता था, जिसका इस्तेमाल भूत जेल खुलने पर किया जाना चाहिए था। पिंक कैंगहाई ने अर्जुन की ओर आंखें घुमाईं और एक कदम आगे बढ़कर अर्जुन के सामने आ गया। अज्ञानी बालक, मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा कि संसार कब्रिस्तान ने तुम्हें क्यों चुना। चूंकि तुम पूछ रहे हो, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं। अगर मैं यहाँ बैठा रहूं और कुछ न करूं, तो मैं इस दुनिया में कम से कम 3 दिन तक जीवित रह सकता हूं। इसके अलावा मैं आपके डेंटियन से जुड़ी समस्या को सुलझाने में आपकी मदद कर सकता हूं और आपको और भी मजबूत बना सकता हूं। तभी अर्जुन शांत हुआ। यह उसके लिए सबसे अच्छा परिणाम था। वरिष्ठ, कृपया आगे बढ़ें, अर्जुन ने अपने हाथों को मोड़ते हुए गंभीरता से कहा। पिंक कैंगहाई अर्जुन के रवैये से संतुष्ट थे। मैं, पिंक कैंगहाई, अपने जीवनकाल में कोई शिष्य नहीं था। क्या आप मेरे शिष्य बनने और आध्यात्मिक तावीज़ों के ताव को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? अर्जुन ने सिर हिलाया। ठीक है, पिंक कैंगहाई ने सिर हिलाया और हाथ हिलाया।
हवा में एक पीला कागज संघनित हो गया। फिर उसकी उंगलियां मुड़ गईं और सच्ची क्यूई की एक लहर पीले कागज में संचारित हुई, जिससे उस पर कुछ प्राचीन रून प्रकट हो गए। जैसे ही ये शब्द प्रकट हुए, पूरा संसार कब्रिस्तान हिल गया। इस तावीज़ को कोर कंजीलिंग तावीज़ कहा जाता है। यह न केवल डेंटियन को मजबूत कर सकता है, बल्कि इसे ठीक भी कर सकता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके हाथ से रक्तसार की एक धार फूट पड़ी, जो ताबीज के संपर्क में आते ही जलने लगी। संक्षेपित करें, पिंग कैंगहाई ने अपनी उंगली से इशारा किया और संसार कब्रिस्तान के चारों ओर एक शक्तिशाली आभा फैल गई। 7 रंगों वाली लपटें सीधे अर्जुन के दानतियन की ओर बढ़ रही थीं। उसका दानतियन तुरंत फैल गया और सच्ची क्यूई सभी दिशाओं में बह निकली। फटा हुआ घाव धीरे धीरे ठीक हो रहा था, क्योंकि वह 7 रंगों वाली लपटों में नहा रहा था। ये जादुई था। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी गर्म धारा में लिपटा हुआ है। इसके अलावा कल अचानक रुकी हुई सफलता ज्वार की तरह उसकी ओर बढ़ रही थी। वह आगे बढ़ने ही वाला था। पिंग कैंगहाई ने अर्जुन की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। ये बच्चा केवल एक क्यूई परिवर्तन क्षेत्र साधक है। हालांकि यह उसे इस स्थान पर बहुत शक्तिशाली बना सकता है, लेकिन उसके और उन लोगों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। ऐसी स्थिति में मैं उसकी मदद करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, पिंग कैंगहाई ने अपनी उंगलियों से एक मुहर बना ली। बैंगनी रोशनी चमक उठी और एक प्राचीन आध्यात्मिक ताबीज उसकी हथेली में संघनित हो गया। इसके बाद ताबीज सिकुड़कर प्रकाश की गेंद में बदल गया। जाना मानो पिंग कैंगहाई की आज्ञा का पालन करते हुए प्रकाश की गेंद अर्जुन के माथे में धंस गई और संसार कब्रिस्तान में एक अजगर की दहाड़ सुनाई दी। आसमान में खूनी ड्रैगन वास्तव में इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। उसका पूरा शरीर एक रहस्यमयी बैंगनी रोशनी में लिपटा हुआ था। अगर अर्जुन शक्तिशाली हुआ तो रक्त ड्रैगन भी शक्तिशाली होगा। उनकी ताकत एक दूसरे के साथ मिलकर बढ़ती गई। अर्जुन के शरीर में आध्यात्मिक शक्ति की लहरें उमड़ रही थीं, जो उसके शरीर में स्थित क्षेत्र अवरोध से टकरा रही थीं। उसने अधिक से अधिक शक्ति छोड़ी और फिर वह टूट गया। उसी समय राजधानी में एक प्राचीन मार्शल आर्ट क्षेत्र में जयंत जोशी नीचे खड़े थे। उनका आभामंडल उभर रहा था। अखाड़े के मंच पर वह व्यक्ति मौजूद था जिसे वह आज चुनौती देना चाहता था। जब तक वह इस व्यक्ति को हराता रहेगा, हुआक्सिया के ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में उसका स्थान बढ़ता रहेगा, जिससे हुआक्सिया की मार्शल आर्ट की दुनिया में जियांग परिवार की स्थिति में सुधार होगा। तभी एक दुबला पतला आदमी उसके सामने आया और धीरे से बोला, सर, आपने मुझे अर्जुन पर नजर रखने के लिए कहा था। आज उसके साथ कुछ हो सकता है। जयंत जोशी की आंखें सिकुड़ गईं और वह कुछ सोचने लगा। उसने कहा, आज वह दिन होना चाहिए जब भूत जेल खुल जाए। उस बच्चे की ताकत के कारण वह अंदर नहीं जा पाएगा। अगर कोई दुर्घटना भी हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि वह आसानी से मरेगा। दुबले पतले आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मिस्टर जियांग, चीजें इतनी सरल नहीं हैं। मैंने सुना है कि जुएमी पैलेस के मुख्यालय ने अर्जुन को मारने के लिए पहले से ही दर्जनों शीर्ष हथियारों को जुटा लिया है। जयंत जोशी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। जुएमी पैलेस निश्चित रूप से अर्जुन के बारे में बहुत अच्छा सोचता है। उन्होंने वास्तव में इतने सारे हथियारों को जुटाया है। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? दुबले पतले आदमी ने अपना टैबलेट निकाला, एक वेबसाइट पर लॉग इन किया और आत्मविश्वास से कहा, अब लगभग पूरी हत्यारा दुनिया अर्जुन के नाम को जानती है, इसलिए ये जानकारी गलत नहीं हो सकती। यहाँ तक कि जुमेई पैलेस की आधिकारिक वेबसाइट ने भी अर्जुन का नाम अपनी हिट लिस्ट में डाल दिया है। अचानक आवाज धीमी पड़ गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस समय जुमेई पैलेस की आधिकारिक वेबसाइट पूरी तरह से बदल गई थी। हत्यारे की भर्ती सूची, हिट लिस्ट, पुरस्कार प्रणाली, मिशन रिलीज बोर्ड और पहले पन्ने पर अर्जुन की तस्वीर सब गायब हो गई थी। इसकी जगह एक घोषणा आई, आज से जुएमी पैलेस अब किसी भी हत्या मिशन को स्वीकार नहीं करेगा। सभी पिछले मिशन रद्द कर दिए जाएंगे और सभी पैसे और सामान वापस कर दिए जाएंगे। अब से जुएमी पैलेस अब अस्तित्व में नहीं है। सभी हत्यारे डार्क हॉल के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होंगे और डार्क हॉल का नेता नेतृत्व की बागडोर संभालेगा। अध्याय 367 सफलताजंत जोशी को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने पूछा, क्या गड़बड़ है? दुबले पतले आदमी ने टैबलेट जयंत जोशी को देते हुए कहा, मिस्टर जियांग, आप खुद ही देख लीजिए। जयंत जोशी ने टैबलेट ली और उस पर लिखी सामग्री पर नजर डाली। उनकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उनका चेहरा अजीब हो गया। जुएमी पैलेस क्या खेल रहा था? क्या वे वर्षों से अर्जित अपना व्यवसाय और विशेषज्ञता छोड़ रहे थे? क्या हुआक्सिया के नंबर 1 हत्यारा संगठन ने वास्तव में लोगों को मारने के मिशन स्वीकार करना बंद कर दिया है? ये कैसे संभव हुआ? उसने वेबसाइट पर नजर डाली और पुष्टि की कि यह असली वेबसाइट थी। उसके दिल में भावनाओं की लहरें उमड़ पड़ीं।
मिस्टर जियांग, जुएमी पैलेस क्या कर रहा है? साथ ही ये डार्क हॉल किस तरह की ताकत है? मुझे याद है कि जियांगन प्रांत में एक डार्क हॉल है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि यह वही संगठन हो। हुआक्सिया में कौन सा संगठन या विशेषज्ञ जुएमी पैलेस को गिराने के लिए योग्य है? जयंत जोशी ने कुछ सेकंड सोचा, फिर अपना सिर उठाया और कहा, ऐसा लगता है कि जुएमी पैलेस के साथ कुछ हुआ है। इसके अलावा इस बार की घटना बेहद गंभीर थी। जानताओ को मर जाना चाहिए और किसी और ने जुएमी पैलेस पर नियंत्रण कर लिया है। अन्यथा जानताओ के व्यक्तित्व को देखते हुए वह कभी भी ऐसा हास्यास्पद काम नहीं करेगा। हालांकि मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि जानताओ को किसने मारा। जो कोई ऐसा कर सकता है वह बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। क्या वह इंद्रजीत लिन हो सकता है? इंद्रजीत लिन हाल ही में कहाँ रहा है? दुबले पतले आदमी ने तुरंत जवाब दिया, मिस्टर जियांग, मैं इंद्रजीत लिन पर नजर रख रहा हूँ। वह लिन परिवार के घर से बाहर नहीं निकला है और साधना कर रहा है, इसलिए यह उसका काम नहीं होना चाहिए। उसे नहीं। जयंत जोशी की नज़र बेहद गंभीर थी। वे पुराने लोग निश्चित रूप से जुएमी पैलेस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे और शीर्ष परिवार जुएमी पैलेस के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपनी स्थिति का दुरुपयोग नहीं करेंगे। यदि वे लोग नहीं थे तो फिर कौन हो सकता है? इस समय जयंत जोशी के मन में एक आकृति उभरी। ये व्यक्ति घमंडी था और उसके सिर के ऊपर एक भ्रामक रक्त ड्रैगन था। अर्जुन। हालांकि उन्होंने जल्दी ही इस विचार को खारिज कर दिया। यद्यपि अर्जुन प्रतिभाशाली था और उसमें अपार क्षमता थी, फिर भी उसके लिए अपनी वर्तमान क्षमताओं से जुएमी महल को नष्ट करना लगभग असंभव था। शायद कुछ दशकों में यह संभव हो जाए, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं। इसे भूल जाओ और इस मामले की ठीक से जांच करो। अगर जुएमी पैलेस को कुछ हो गया तो ये बुरी बात नहीं होगी। उस बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी है। जुएमी पैलेस के पास शायद इस घटना के बाद उससे निपटने का समय नहीं होगा। वह इसका सबसे बड़ा लाभार्थी हो सकता है। राजधानी में शक्तियों का फेरबदल भी हो सकता है। मुझे लगता है कि हर कोई डार्क हॉल के नेता की पहचान की जांच करेगा। दिलचस्प, वाकई दिलचस्प। याद रखना, अगर तुम्हारे पास कोई सुराग हो तो तुरंत मेरे पास आना। दुबला पतला आदमी दंग रह गया और उसका चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। अपने पिता के विपरीत जयंत जोशी को इस कमीने के बारे में अच्छी धारणा थी। हाँ मिस्टर जियांग, बेशक। वह दुबला पतला आदमी सिर्फ एक नौकर था, इसलिए वह ज्यादा कुछ नहीं कह सकता था। वह सिर्फ जुएमी पैलेस की जांच पड़ताल जारी रख सकता था। मार्शल आर्ट का मैदान चालू हो गया है। जयंत जोशी, कृपया मंच पर आएं। प्लेटफॉर्म पर एक वृद्ध आवाज गूंजी। जयंत जोशी ने अब इस मामले के बारे में सोचना बंद कर दिया और एक कदम आगे बढ़ गए। जैसे ही वे मंच पर पहुंचे, उनके चारों ओर ऊर्जा का संचार हो गया। हुआक्सिया के शीर्ष ग्रैंड मास्टर्स के बीच लड़ाई शुरू होने वाली थी। कैपिटल यूनिवर्सिटी, सुबह 10 बजे। अर्जुन अपनी साधना से जागा। उसका आभामंडल अब शक्ति से भरा हुआ था और उसकी सफलता पूरी हो चुकी थी। हालांकि वह अभी भी एकता के दायरे से कुछ दूरी पर था, फिर भी यह उसके वर्तमान दायरे से ऊपर एक बड़ा दायरा था। आखिरकार यह एक बड़ा दायरा था। आम लोगों को इस स्तर तक पहुंचने में दशकों लग सकते हैं। उस समय जब बूढ़े व्यक्ति ने कहा था कि हुआक्सिया ही उसका अवसर है, तो अर्जुन ने मन ही मन उपहास किया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बूढ़ा व्यक्ति सही कह रहा था। यदि वह कुनलुन पर्वत पर होता तो अर्जुन के लिए इतनी तेजी से प्रगति करना असंभव होता और वह संभवतः अभी भी आत्मा उद्घाटन क्षेत्र में ही अटका रहता। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन को ये जानने के लिए अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी कि यह विद्या ही है। जब दरवाज़ा खुला तो विद्या ने पेशेवर पोशाक पहन रखी थी। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसके हाथ में 2 किताबें थीं। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी अभी क्लास खत्म की है। अर्जुन, मैं आज सुबह तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई थी, लेकिन मुझे डर था कि इससे तुम जाग जाओगे, इसलिए मैंने इसे दरवाजे पर टांग दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी देर से उठोगे। विद्या ने भौहें सिकोड़ी। अर्जुन ने विद्या के हाथों में रखे नाश्ते पर नजर डाली और मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं, मेरे पास माइक्रोवेव है, मैं उसे गर्म कर लूंगा। जैसे ही अर्जुन उससे खाना लेने वाला था, विद्या एक कदम पीछे हट गई। ये सोया दूध शायद अब तक खराब हो चुका होगा। मैंने अभी अभी अपनी सुबह की क्लास खत्म की है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाऊंगा। मेरा इंतजार करो। इतना कहकर विद्या अपनी यूनिट की ओर वापस चली गई। अर्जुन जानता था कि यह कल की गलती का बदला चुकाने का उसका तरीका था, इसलिए उसने ऐसा होने दिया। ये लड़की। कुछ ही देर बाद विद्या के अपार्टमेंट से खुशबू आने लगी। अर्जुन, जल्दी आओ, अब तुम खाना खा सकते हो, विद्या ने आग्रह किया। रात भर की साधना के बाद अर्जुन को सचमुच थोड़ी भूख लगी थी, इसलिए उसने मेज पर रखे स्वादिष्ट भोजन को जल्दी से खा लिया।
कहने की जरूरत नहीं कि विद्या का नाश्ता शानदार और स्वादिष्ट था, जो सान्या के नाश्ते के बराबर था। जब विद्या ने देखा कि अर्जुन ने नाश्ता कर लिया है तो वह शर्मा गई और अपनी जेब से 2 मूवी टिकट निकाली और शर्माते हुए बोली, अर्जुन, आज रात 12 बजे एक मूवी का प्रीमियर है। कलाकारों और निर्देशकों की अच्छी प्रतिष्ठा है और मेरे पास 2 टिकट हैं। ये पहली बार था जब उसने किसी पुरुष को फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया था, इसलिए वह काफी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। अर्जुन ने विद्या के हाथों में फिल्म के टिकट देखे। जाहिर है वह सहमत नहीं होगा। आखिर आज रात 12 बजे भूत जेल खुलेगी। वह फिल्म देखने के मूड में कैसे हो सकता है? विद्या, मुझे आज रात कुछ काम करना है। विद्या चौंक गई और उसकी आंखों में निराशा भर गई। किसने सोचा था कि उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा? उसने ये भी सोचा कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत अधिक सक्रिय थी। ठीक है, तो अगली बार। अर्जुन ने अपना नाश्ता खत्म किया और अपनी यूनिट में वापस आ गया। तभी एक आकृति उभरी। वह पिंग कैंगहाई थी। शिष्य, उस लड़की का शरीर बहुत ही खूनी है। उसका खून बहुत कीमती है। अगर आप उसके खून का इस्तेमाल तावीज़ों को परिष्कृत करने में करते हैं तो वे तावीज़ लगभग किसी भी चीज़ को जमा सकते हैं। जब अर्जुन ने ये शब्द सुने तो उसने ठंडे स्वर में कहा, उसके बारे में कोई विचार मत करो। मुझे इसकी परवाह नहीं है। वैसे भी मुझे आध्यात्मिक तावीज़ों का दाव सिखाने के लिए तुम्हारे पास अभी भी 2 दिन से ज्यादा का समय बचा है। पिंग कैंगहाई ने एक लंबी सांस छोड़ी। शैतानी खूनी काया वास्तव में इस दुनिया में प्रकट हुई थी। उसे नहीं पता था कि यह अच्छी बात है या बुरी। शायद ये दुनिया में हलचल मचा देगा। शिष्य, साधना का मार्ग अपने आप में क्रूर है। अगर दूसरों को पता चल जाए कि इस महिला के पास शैतानी रक्त ठंडा शरीर है तो वे भी उसके रक्तसार को लूट लेंगे और इसका इस्तेमाल गोलियां बनाने और तावीज़ बनाने में करेंगे। दूसरों की मदद करने के बजाय क्यों ना आप खुद की मदद करें? अर्जुन की आंखें ठंडी हो गईं और उसने कहा, उसके बारे में कोई विचार मत करो। मैं तीसरी बार खुद को दोहराना नहीं चाहता। हालांकि मैं आपका शिष्य हूं, मैं संसार शमशान का मालिक भी हूं। पिंग कैंगहाई ने अपना सिर हिलाया और अपनी उंगलियों से हाथ की मुहर बनाई। एक प्राचीन रून बाहर निकल आया। ठीक है, 11 आज आपको आध्यात्मिक तावीज़ों का दाव सिखाता हूं। अध्याय 368 जीवन रून। पिंग कैंगहाई ने कहा, अर्जुन का शरीर अनगिनत प्राचीन रूनों से लिपटा हुआ था। इन रूनों से शक्ति निकलती थी और सभी में अलग अलग गुण थे। धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी, बिजली। शिष्य, आध्यात्मिक तावीज़ों का ताओ मार्शल आर्ट से बहुत अलग कहा जा सकता है। हालांकि इसमें समानताएं भी हैं। एक अर्थ में आध्यात्मिक तावीज़ मार्शल आर्ट को प्रदर्शित करने का एक और तरीका है। एक ही तावीज़ हजारों मील दूर से भी बचा सकता है या मार सकता है। यहां तक कि आपके पैरों के नीचे की हुआक्सिया की जमीन भी नष्ट हो सकती है। अब आपको जो करने की जरूरत है वह है अपने जीवन रून को संघनित करना। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप आध्यात्मिक तावीज़ों के ताव में कदम रखने के योग्य हैं। जैसे ही पिंग कैंगहाई की आवाज लगातार गूंजने लगी, अर्जुन के चारों ओर मौजूद अनगिनत प्राचीन रूनियां अर्जुन के दिमाग में उमड़ पड़ीं। एक के बाद एक अर्जुन की चेतना में रून प्रकट हुए। अर्जुन धीरे धीरे पालथी मारकर बैठ गया और प्राचीन संकेतों को अपने मन में प्रवेश करने दिया तथा उन्हें समझने लगा। आपके दिमाग में जो रून आए हैं वे प्राचीन इतिहास में भी दिखाई दिए हैं। आपका जीवन रून उनमें से एक होना चाहिए। आइए देखें कि आप किस रून को संक्षिप्त कर सकते हैं। पिंग कैंगहाई ने अपने हाथ पीछे करके अर्जुन के चयन का इंतजार किया। सच कहूं तो उसे अर्जुन से कोई खास उम्मीदें नहीं थीं। आखिरकार उसकी साधना का स्तर बहुत कम था। इन हजारों रूनों में से किसी एक को संघनित करना कितना मुश्किल था। 10 मिनट बीत गए और अर्जुन बिल्कुल भी नहीं हिला। 1 घंटा बीत गया और स्थिति अभी भी वैसी ही थी। पिंग कैंगहाई ने भौहें सिकुड़ी और बुदबुदाया, वह 1 घंटे में एक जीवन रन भी नहीं बना सका। क्या ऐसा हो सकता है कि संसार कब्रिस्तान का मालिक आध्यात्मिक तावीज़ों के ताव के लिए उपयुक्त नहीं है? वह अच्छी तरह जानता था कि उसका सबसे अच्छा समय बीत चुका है। अगर वह आगे भी ऐसा ही करता रहा और अर्जुन आखिरकार जीवनदान पाने में कामयाब हो गया तो भी यह एक बेहद साधारण जीवनदान होगा। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन के लिए ये रास्ता तय करना ही नहीं था। इसे भूल जाओ, ये बच्चा उस आदमी के वध के दाव के लिए उपयुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक तावीज़ों के दाव के साथ इसका कोई भाग्य नहीं है। पिंग कैंगहाई ने अपना सिर हिलाया। वह अर्जुन से बेहद निराश था। उन्होंने अर्जुन की सहायता करने के लिए कब्र से बाहर आने की पहल की थी। अब ऐसा लग रहा था कि उनकी सहायता व्यर्थ हो गई। इस समय अचानक परिवर्तन हुआ और अर्जुन के शरीर में प्रवेश कर चुके अनगिनत रन अचानक बाहर निकल गए। जैसे ही वे बाहर निकले वे बिखर गए। इस समय पिंग कैंगहाई स्तब्ध रह गया। उसके शांत चेहरे पर सदमे का एक निशान दिखाई दिया।
इस बच्चे के साधना स्तर के साथ वह इन रूनों को अस्वीकार करने के लिए योग्य ही नहीं था। हालांकि उसके सामने जो कुछ भी देखा और सुना गया, उसके साथ क्या हो रहा था। अचानक पिंग कैंगहाई को एक संभावना सूझी। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे का जीवन रून इन प्राचीन रूनों में मौजूद न हो? क्या उसका जीवन रून इतना खास था कि वह बाकी सबसे ऊपर था? गड़गड़ाहट। खिड़की के बाहर गड़गड़ाहट हुई और अर्जुन के शरीर में मौजूद रक्त ड्रैगन सब कुछ अनदेखा करते हुए बाहर निकल आया। तभी अर्जुन की भौहों के बीच से एक सुनहरा लाल दैत्य निकला। जैसे ही रून प्रकट हुआ, पूरा कमरा हिल गया। इससे ये देखा जा सकता है कि यह जीवन चक्र कितना भयानक था। पिंग कैंगहाई का चेहरा पीला पड़ गया और उसने गहरी सांस ली। वह भी इस जीवन के रहस्यों को समझ नहीं पाया। ये बच्चा कहाँ से आया? जिस क्षण ये जीवन धातु बाहर निकली, उसके शरीर में स्थित उसका अपना जीवन धातु भी कांप उठा, मानो वह बहुत भयभीत हो। वह इस पर विश्वास नहीं कर सके और उन्होंने अर्जुन के जीवन चक्र की जांच करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि एक रहस्यमय शक्ति उनके जीवन चक्र में बाधा डाल रही है। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग उसकी रक्षा कर रहा हो। औसत दर्जे का या प्रतिभाशाली। पिंग कैंगहाई को पूरा यकीन था कि अर्जुन ही बाद वाला था। अंततः उसे समझ में आ गया कि संसार शमशान ने अर्जुन को ही क्यों चुना था। यदि यह व्यक्ति उनके लिए स्थिति को बदलने वाला नहीं है, तो फिर ऐसा करने की योग्यता किसमें होगी? अर्जुन की भौहों के बीच जीवन की किरण कुछ सेकंड के लिए ही बाहर निकली, फिर लुप्त हो गई। पुची। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ कि उसके शरीर में खून का प्रवाह बढ़ गया है और उसने मुंह में खून थूक दिया। जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ गायब हो चुका था। गुरुजी, क्या मैं फेल हो गया? पिंग कैंगहाई ने अपना सिर हिलाया और अर्जुन की ओर जटिल भाव से देखा। क्या राक्षस है? तुम्हारा जीवन रून बन गया है, लेकिन ये थोड़ा अजीब है। कुछ ही देर में मैं तुम्हारे दिमाग में कुछ चीजें डाल दूंगा ताकि तुम उन्हें समझ सको। चूंकि तुम्हारा साधना स्तर सीमित है, इसलिए तुम उसका केवल एक हिस्सा ही समझ सकते हो। ऐसा कहने के बाद पिंग कैंगहाई ने अर्जुन के माथे की ओर इशारा किया और उसमें सूचनाओं की एक धारा बह निकली। अर्जुन लगभग पूरे एक दिन अपार्टमेंट में रहा। आध्यात्मिक तावीज़ों के दांव के बारे में उनकी समझ भी गहरी हो गई। अनजाने में ही शाम के 8 बज चुके थे और भूत जेल खुलने में केवल 4 घंटे बाकी थे। हर्षवर्धन मेहता ने भी फोन किया। श्री अर्जुन, मैं पहले ही यून्हे झील पर पहुंच चुका हूं, जो विश्वविद्यालय के उत्तर में है। अर्जुन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। हालांकि उस व्यक्ति ने कहा था कि यह रात 12 बजे खुलेगा, लेकिन मुझे डर था कि वे अंतिम समय में अपना मन बदल लेंगे, इसलिए मैं पहले ही आ गया। वर्तमान में मैं झील के तल पर निर्माण से मजबूत उतार चढ़ाव महसूस कर सकता हूं, इसलिए संभावना है कि भूत जेल का प्रवेश द्वार जल्द ही खुल जाएगा। हर्षवर्धन मेहता ने ये सब तब कहा जब वह यून्हे झील पर घट रही घटनाओं को देख रहे थे। चूंकि ऐसा है, इसलिए मैं अपना रास्ता बना लूंगा। तुम वही करो जो तुम्हें करना है। मैं खुद को छिपा लूंगा और सही मौके का इंतजार करूंगा, अर्जुन ने कहा। हाँ श्रीमान। आवाज अचानक बंद हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन ने बिजली कड़कने की आवाज सुनी हो और तुरंत समझ गया कि हर्षवर्धन मेहता को कुछ हो गया है। अर्जुन ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बालकनी से छलांग लगा दी, अपनी असली क्यूई को अपने पैरों में प्रवाहित किया। जैसे ही वह जमीन पर उतरा, वह यून्हे झील की ओर दौड़ पड़ा। उसी समय अर्जुन को यह ध्यान नहीं रहा कि जैसे ही वह उतरा, उसके पीछे खड़ी एक युवती की आंखें आश्चर्य से भर गईं। यह महिला स्पष्टतः विद्या थी। उसके हाथ में कुछ स्नैक्स और ब्रेड थे और वह अर्जुन को देना चाहती थी, ताकि अगर वह फिर से नाश्ता न करे तो उसे कोई नुकसान न हो। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इमारत से कूद जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह पूरी तरह ठीक थे। वह जानती थी कि अर्जुन और उसकी मां एक ही तरह के लोग थे जो मार्शल आर्ट जानते थे। लेकिन क्या अर्जुन की मार्शल आर्ट को अब भी मार्शल आर्ट माना जा सकता है? क्या वह इंसान भी था? उत्सुकतावश विद्या तुरंत उसके पीछे चली गई। उसी समय यून्हे झील पर हर्षवर्धन मेहता का फोन पूरी तरह से नष्ट हो गया था। एक खूबसूरत महिला अध्यापिका जैसे कपड़े पहने हुए अंधेरे से बाहर निकली। हालांकि हर्षवर्धन मेहता यह अच्छी तरह से जानते थे कि यह व्यक्ति भूत जेल से कोई था। हर्षवर्धन मेहता, आप अभी फोन पर किससे बात कर रहे थे? श्री अर्जुन कौन है? वह महिला धीरे धीरे हर्षवर्धन मेहता की ओर बढ़ी। हालांकि उसका आभामंडल बहुत मजबूत था, हर्षवर्धन मेहता को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं किसे बुलाऊं? यह मेरा काम है। याद रखो कि यह तुम्हारी भूतिया जेल ही थी जिसने मुझे आने के लिए कहा था। वह महिला हर्षवर्धन मेहता के पास आए, अपना काला चश्मा उतारा और हल्के से बोली, हर कोई सख्त बनना पसंद करता है, लेकिन इससे मुझे लगता है कि कुछ दिनों पहले भूत जेल के गठन के टूटने का मामला आपसे जुड़ा है।
क्या मुझे यह मान लेना चाहिए कि मैं सही हूँ? क्या यह मिस्टर ये है जिससे आप इस सब के पीछे के व्यक्ति से बात कर रहे थे? अध्याय 369 बाई याओ। जब हर्षवर्धन मेहता ने महिला को फिर से श्री अर्जुन का जिक्र करते सुना तो उन्होंने अपना हाथ हिलाया और ठंडी आवाज में कहा, मैं इसे फिर से कहूंगा। मुझे नहीं पता कि श्री अर्जुन कौन है। महिला ने अपने सामने लहराती झील को देखा और अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगा ली। धुआं हवा में फैल गया जिससे उसकी रहस्यमयी आभा और भी बढ़ गई। अगर तुम नहीं भी कहो तो कोई बात नहीं, मेरे पास इंतजार करने का धैर्य है। मुझे लगता है कि मिस्टर अर्जुन जल्दी ही यहाँ आएंगे। क्या तुम जानते हो कि मैंने ये जगह क्यों चुनी? महिला ने हर्षवर्धन मेहता की ओर देखा। ये देखकर कि वह चुप है, उसने आगे कहा, क्योंकि यह जगह मेरे लिए अपनी मोहरों और संरचनाओं का उपयोग करने के लिए उपयुक्त है। संरचना टूटने के बाद मुझे पता था कि जब भूत जेल खुलेगी तो निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जो मौत की तलाश में आएंगे। भूत जेल खुलने से पहले उनसे छुटकारा पाने के लिए ये जगह मेरे लिए एकदम सही है। हर्षवर्धन मेहता के चेहरे पर थोड़ा सा भाव आया, पर वह कुछ नहीं बोला। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इसके लिए तैयार होकर आई होगी। यहाँ कौन सा ताना बाना छिपा था? महिला ने सिगरेट बुझा दी और हर्षवर्धन मेहता की ओर दिलचस्पी से देखने लगी। मैं अपना परिचय देना भूल गई। मेरा नाम बाई याओ है। मैं भूत जेल के एल्डर बाई की बेटी हूँ। ये सुनकर हर्षवर्धन मेहता अब शांत नहीं रह सके। वे भूत जेल में कई बार जा चुके थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने एल्डर बाई का नाम सुना था। इस नाम ने भूत जेल के अनगिनत विशेषज्ञों को भयभीत कर दिया था। एल्डर बाई की मुहरें दिव्य थीं और भूत जेल के अंदर बंद कई मार्शल आर्ट विशेषज्ञों को शुरू में एल्डर बाई ने पकड़ लिया था। इसके अलावा बाई याओ के आत्मविश्वास को देखते हुए वह निश्चित रूप से कमजोर नहीं थी। हर्षवर्धन मेहता, आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं, बाई याओ ने शांति से कहा। स्वाभाविक रूप से हर्षवर्धन मेहता इसे स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे घबराने की क्या जरूरत है? जरूर, भूत जेल रहस्यमय है, लेकिन मेरी पहचान को देखते हुए आपको मुझे छूने का कोई अधिकार नहीं है। बाई याओ ने सिर हिलाया। तुम सही हो। हालांकि मुझे पता है कि तुम कुछ गलत करने की फिराक में हो, फिर भी मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। बल्कि जिस व्यक्ति में मुझे वास्तव में दिलचस्पी है वह तुम्हारे पीछे खड़ा व्यक्ति है। तब बाई याओ ने ताली बजाई और कहा, बाहर आओ। इस समय झील की शांत सतह पर लहरें दिखाई देने लगीं। छप छप, 1 दर्जन से अधिक आकृतियां झील से बाहर निकलीं और बाई याओ के सामने घुटने टेक दिए। नमस्कार मिलेडी। हर्षवर्धन मेहता ने जब इन लोगों को देखा तो उनके शिष्य सिकुड़ गए। उन्हें अच्छी तरह पता था कि यह बाई याओ पूरी तैयारी के साथ आए है। वह न केवल भूत जेल खोलने के लिए बल्कि श्री अर्जुन को मारने के लिए भी उन्हें झील पर मिलने के लिए सहमत हो गई थी। श्री अर्जुन ने भूत कारागार की संरचना को तोड़ दिया था, इसलिए संभवतः यह उनका बदला लेने का तरीका था। हर्षवर्धन मेहता, क्या आपको लगता है कि ये लोग और मैं मिस्टर अर्जुन को रोक सकते हैं? बाई याओ का स्वर तिरस्कार और गर्व से भरा था। यदि ये तथ्य न होता कि जिस दिन ये संरचना तोड़ी गई थी उस दिन वह विश्वविद्यालय में नहीं थी, तो वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता था? उसे विश्वास था कि वह उसे आसानी से मार देगी। हर्षवर्धन मेहता ने अपने नष्ट हो चुके फोन पर नजर डाली। अब अर्जुन से उसके फोन से संपर्क करना संभव नहीं था। फिर उसने कुछ सोचा और बाई याओ से कहा, भूत जेल खुलने में अभी 4 घंटे बाकी हैं, इसलिए 1:11 पहले शौचालय जाओ। जैसे ही हर्षवर्धन मेहता जाने वाले थे, बाई याओ की उंगलियों ने एक मुहर बना ली और एक रून सीधे उनके पैरों के नीचे आ गिरा। 1 सेकंड बाद सुनहरी रोशनी चमकी और उसे एहसास हुआ कि उसके पैरों में असल में बेड़ियां लगी हुई थीं। सिर्फ इतना ही नहीं, वह ये भी बता सकता था कि उसकी ताकत पर मुहर लगी हुई थी। यह एहसास होते ही उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। ये कैसी तकनीक थी? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मैं मेडिसिन अलायंस का अध्यक्ष हूँ। हर्षवर्धन मेहता की अंतहीन क्रोध से भरी ठंडी दहाड़ गूंज उठी। बाई याओ ने अपनी बाहें छाती पर रख लीं। संघर्ष के बारे में सोचना भी मत। तुम मेरी सील नहीं तोड़ सकते। मैंने पहले से ही यहाँ एक संरचना भी बना रखी है। मेरी सील खोलने की तकनीक के बिना कोई भी मार्शल आर्ट शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है। हालांकि मेरे अपने लोगों पर इसका कोई असर नहीं होगा। जब हर्षवर्धन मेहता ने ये शब्द सुने तो उनका चेहरा लाल हो गया और उन्होंने कोसा, कितना नीच। बाई याओ के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। वह पलटी और उसकी नज़र एक निश्चित दिशा पर केंद्रित हो गई। उसने पहले ही एक काली परछाई को तेजी से अपनी ओर आते हुए देखा था। ऐसा लग रहा था कि यह रहस्यमय श्री अर्जुन अंततः आ ही गया है। श्री अर्जुन। इस समय उसे अचानक एहसास हुआ कि वह बोल भी नहीं सकता। उसका दिल बेचैन था। कहा जाता था कि भूत जेल के कई बुजुर्ग कुनलुन पर्वत पर गए थे। क्या ये तकनीक वहीं से आई होगी?
अन्यथा यह इतना मजबूत क्यों होता। अंधेरे में वह आकृति धीरे धीरे धीमी हो गई। अर्जुन वहीं रुक गया। वह अपने पैरों के नीचे स्पष्ट रूप से उतार चढ़ाव महसूस कर सकता था, जो बहुत परिचित लग रहा था, आध्यात्मिक तावीज़ों के उतार चढ़ाव के समान जो पिंग कैंग हाई ने उसे सिखाया था। हालांकि ये उतार चढ़ाव कमजोर थे, यहाँ तक कि पिंग कैंग हाई द्वारा सिखाए गए सबसे कमजोर आध्यात्मिक ताबीज से भी ज्यादा कमजोर। दिलचस्प। बाई याओ की आंखें दिलचस्पी से भरी हुई थीं जब वह अर्जुन की ओर बढ़ रही थी। उसने सोचा था कि हर्षवर्धन मेहता द्वारा उल्लिखित श्री अर्जुन कम से कम एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे, इसलिए इस युवा व्यक्ति को यहाँ देखना आश्चर्यजनक था। वह विश्वविद्यालय में छात्र होने के लिए पर्याप्त युवा था। इतनी कम उम्र में उसमें किस प्रकार की मार्शल आर्ट शक्ति हो सकती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे व्यक्ति ने भूत जेल के ढांचे को कैसे तोड़ा। क्या ये व्यक्ति सचमुच विश्वविद्यालय का छात्र हो सकता है। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, भाग जाओ। बाई याओ के हाथ से एक सुनहरी किरण निकली जो अर्जुन की ओर शक्ति का संचार कर रही थी। भले ही वह युवक विश्वविद्यालय का छात्र था, लेकिन उसे मारने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी नज़र में आम लोगों की जिंदगी बेकार थी। अर्जुन ने जब सुनहरी रोशनी देखी तो वह ठंडी सांस लेने लगा। उसने अपने हाथ में एक पवन धार लिया जो उड़कर सुनहरी रोशनी से टकराया। टकराना। बाई याओ ने अर्जुन की पहचान की पुष्टि करने के बाद उससे ठंडी निगाहों से देखा और पूछा, तुमने भूत जेल के 9 महलों 8 त्रिग्राम संरचना को तोड़ा है। क्या तुम ही हर्षवर्धन मेहता के पीछे हो। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कुछ ही दूरी पर निश्चल हर्षवर्धन मेहता की ओर देखा। फिर उसकी नज़र बाई याओ पर पड़ी। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, अभी भूत जेल खोलो और 11 अपनी जान बख्श दो। उसका स्वर अत्यंत ठंडा था, मानो वह उसे कोई आदेश दे रहा हो। बाई याओ ऐसे हंसी जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो। तुम मेरी जान बख्श दोगे। भूत जेल को खोलने के लिए मेरे खून का सार, सील खोलने की तकनीक और चाबी की जरूरत है। अगर तुम में ये क्षमता है तो और इसे ले लो, हालांकि मुझे लगता है कि तुम्हें काफी आश्चर्य होगा। अगले ही पल उसने हाथ हिलाकर कहा, करो। इस बच्चे के हाथ पैर काट दो और मेरे पास ले आओ। इसे जिंदा रखना याद रखना, मुझे उससे कुछ पूछना है। हाँ महोदया। अध्याय 370 छिपा हुआ गठन अनुवादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लगभग 1 दर्जन लोग हथियार निकालकर बाहर आ गए। हालांकि अर्जुन बिना हाथ उठाए वहीं खड़ा रहा। जैसे ही आकृतियां उसके पास पहुंचने वाली थीं, अर्जुन आगे बढ़ गया। वह एक कदम आगे बढ़ा और दहाड़ते हुए मुक्का मारा। उसके डेंटियन में मौजूद असली क्यूई उसकी मुट्ठी में उमड़ पड़ी और एक सुस्त धमाका हुआ। मुक्का कुछ खास नहीं लग रहा था, लेकिन उससे जो शक्ति फूटी वह भयानक थी। विशेषज्ञों द्वारा लहराए गए हथियार मुड़ गए और टूट गए तथा एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़े। अग्रिम मोर्चे का नेतृत्व कर रहे विशेषज्ञों को तुरंत एहसास हो गया कि स्थिति खतरनाक है और उन्होंने तेजी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गड़गड़ाहट। अर्जुन ने एक और मुक्का मारा और वे सभी उड़ गए। जिस किसी पर भी मुक्का से उत्पन्न बल लगा, उसे या तो खून की उल्टी हुई या विस्फोट हो गया। यह इस बात पर निर्भर था कि वह प्रभाव के केंद्र के कितना करीब था। दूर खड़े बाई याओ और हर्षवर्धन मेहता दंग रह गए। उसने ऐसा कैसे किया। एक मुट्ठी वास्तव में तलवारें तोड़ सकती है और लोगों को विस्फोट कर सकती है। आखिर क्या हो रहा था। हर्षवर्धन मेहता को पता था कि अर्जुन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसने केवल अर्जुन को अपने शरीर की सील तोड़ने के लिए दिव्य बिजली को सक्रिय करते देखा था। उसने कभी अर्जुन को युद्ध करते नहीं देखा था, इसलिए इस मुके ने उसे शब्दों से परे झकझोर दिया। ये बहुत ही अविश्वसनीय था। हुआक्सिया की मार्शल आर्ट की दुनिया में ऐसा व्यक्ति कब आया। हर्षवर्धन मेहता को पूरा भरोसा था कि इतनी ताकत के साथ अर्जुन को हुआक्सिया के मार्शल आर्ट की दुनिया में मशहूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अर्जुन के हुआक्सिया की ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल होने की संभावना थी। बाई याओ के बारे में क्या। उसके मुंह में रखी नई सिगरेट जमीन पर गिर गई और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। हालांकि ये सदमा जल्दी ही गायब हो गया और उसकी जगह एक चंचल मुस्कान ने ले ली। पा पा पा। बाई याओ ने सचमुच ताली बजाई। उसने जमीन पर पड़ी लाशों को ठंडे मन से देखा और कहा, मुझे कहना होगा कि आपकी युद्ध शक्ति अद्भुत है। हालांकि इस दुनिया में युद्ध शक्ति निरपेक्ष नहीं है। अर्जुन दूसरे पक्ष पर अपनी सांस बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने झपट्टा मारा। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। भूत जेल को अभी खोलो, नहीं तो मैं तुम्हारे शरीर का उपयोग करके दरवाजा तोड़ दूंगा। बाई याओ ने अपने हाथ जेब में डाले और उदासीनता से कहा, ओह, ऐसा लगता है कि तुम काफी आश्वस्त हो। मैं यहीं खड़ी रहूंगी और देखूंगी कि तुम मुझे कितना दुख पहुंचाती हो।
अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी सच्ची क्यूई को अपने हाथ में लेकर बाई याओ की ओर बढ़ा। पलक झपकते ही वह बाई याओ के सामने प्रकट हो गया। जैसे ही वह उसे छूने वाला था, उसके हाथ में मौजूद असली क्यूई गायब हो गई। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, उसके डेंटियन में मौजूद सच्ची क्यूई ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसे ही उसकी ताकत खत्म हुई, जड़ता ने उसे डगमगा दिया। फिर उसने अपना शरीर स्थिर किया और बाई याओ को ठंडी निगाहों से देखा। यह क्या बकवास था। इस समय उसके कान में एक आवाज गूंजी, शिष्य, आपके पैरों के नीचे एक संरचना है। जब तक आप इसके ऊपर खड़े हैं, तब तक सच्ची ची का उपयोग नहीं किया जा सकता। यदि आपका साधना स्तर अधिक होता, तो आप बलपूर्वक इसे तोड़ सकते थे, लेकिन इस समय यह संभव नहीं है। हालांकि इसे तोड़ना असंभव नहीं है। सबसे पहले आपको अपने शरीर में रक्त ड्रैगन का उपयोग करना होगा। दूसरा, ये संरचना आध्यात्मिक तावीज़ों के दांव के सामने कुछ भी नहीं है। समझ गया, अर्जुन बुदबुदाया। बाई याओ ने भौहें से कुड़ी। ये बच्चा किससे बात कर रहा था? यद्यपि यह अजीब था, परंतु अब इसका कोई महत्व नहीं रह गया था। उसने अर्जुन से उपहास करते हुए कहा, तुमने 9 महलों और 8 त्रिग्रामों की संरचना को कैसे तोड़ा? क्या तुम्हारे पीछे कोई और विशेषज्ञ है? सामान्यतः किसी संरचना को तोड़ने के लिए पहली शर्त संरचना के कोर को खोजने में सक्षम होना था। 9 महलों की 8 त्रिग्राम संरचना बहुत अच्छी तरह से छिपी हुई थी। यहाँ तक कि एक विशेषज्ञ जो दशकों से संरचनाओं में पारंगत था, वह भी इन संरचनाओं के मूल को खोजने में सक्षम नहीं हो सकता था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह युवक ऐसा करने में सक्षम है। जब उसने देखा कि अर्जुन का जवाब देने का कोई इरादा नहीं है, तो उसके चेहरे पर ठंडक छा गई। उसने अपनी कलाई हिलाई और एक ठंडी चमक अर्जुन की ओर चमक उठी। बाई याओ को असहाय लोगों पर अत्याचार करने में आनंद आता था। पूर्ण शक्ति के सामने सारे संघर्ष बेकार हैं। आप, क्या ऐसा है? इसी समय एक धीमी आवाज गूंजी। अर्जुन का शरीर कांप उठा और उसके शरीर के भीतर से एक अजगर की दहाड़ निकली। कुछ ही क्षणों बाद रात के अंधेरे में रक्त अजगर प्रकट हुआ। अध्याय 371 प्रवेश द्वार खुलता है। ये कैसे संभव है? बाई याओ के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई जब उसने देखा कि अर्जुन उसके हमले को विफल कर उसके सामने आ गया है। न केवल उसका हमला इस चींटी को मारने में विफल रहा, बल्कि दूसरे पक्ष ने भी इसे आसानी से निपटा दिया। उसे अपनी मार्शल ताकत का उपयोग करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था, तो वह ऐसा करने में कैसे कामयाब रहा? हालांकि उसे इस पर विचार करने का समय नहीं मिला और अर्जुन ने अपने हाथ उसके चारों ओर घुमाए और फिर उसकी गर्दन पकड़ ली। उसे उसी तरह पकड़कर उसने उसे एक विशाल वृक्ष से टकरा दिया। नहीं, बाई याओ भयभीत हो गया। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उसका फायदा नहीं उठाया। अर्जुन की ठंडी आवाज गूंजी। टकराना। बाई याओ का शरीर विशालकाय पेड़ से टकराया, जिससे पेड़ का ढांचा टूट गया और उसने मुंह से खून थूक दिया। यद्यपि वह एक महिला से लड़ रहा था, फिर भी जो कोई भी उसके रास्ते में खड़ा होने की हिम्मत करता, वह मर जाता। इस समय बाई याओ ने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। उसने अपनी उंगलियों से रक्तसार की एक धारा निकाली और एक सीख बनाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। कच! अर्जुन के दूसरे हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे तोड़ दिया, जिससे उसकी हड्डियां कुचल गईं। ये हाथ उसके जीवन काल में फिर कभी मुहर बनाने में सक्षम नहीं होगा। तुम्हारे खिलाफ ये संरचना काम क्यों नहीं कर रही है? तुमने मेरा हाथ तोड़ने की हिम्मत कैसे की? बाई याओ की आंखें क्रोध से भर गईं और वह चाहती थी कि वह अर्जुन को जीवित ही खा जाए। गठन! अर्जुन ने मुंह बिचकाकर जमीन पर पैर पटक दिया। तभी खूनी ड्रैगन आसमान से उतरा और जमीन पर पटक दिया। धमाका! संरचना टूट गई और हर्षवर्धन मेहता के शरीर के चारों ओर की बेड़ियां पूरी तरह से खुल गईं। जब बाई याओ ने यह दृश्य देखा, तो उसकी आंखें भय से भर गईं। किसने सोचा होगा कि जिस संरचना पर उसे हमेशा गर्व था, वह वास्तव में इस आदमी के खिलाफ बेकार होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने ये कैसे किया। आप कौन हैं? बाई याओ ने अवचेतन रूप से पूछा। अर्जुन के होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। उसने शांति से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हूं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर तुमने भूत जेल नहीं खोली, तो मैं तुम्हें अंतहीन निराशा का अनुभव कराऊंगा। बाई याओ ने मुंह भर खून थूका और अचानक हंसने लगी। चूंकि आप भूत जेल में प्रवेश करने के लिए इतने उत्सुक हैं, इसलिए आपके लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति अंदर कैद होना चाहिए। अगर मैं इसे नहीं खोलता, तो आप अपने जीवन के बाकी समय के लिए उस व्यक्ति को देखना भूल सकते हैं। भूत जेल खोलने के लिए मुझे स्वेच्छा से अपने रक्तसार का त्याग करना होगा। भले ही तुम मुझे मार दो और मेरा रक्तसार ले लो, ये बेकार होगा। अब तुम क्या करने वाले हो? बाई याओ की मुस्कान क्रूर और पागलपन भरी थी।
उसे यकीन था कि अर्जुन उसे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या आपको यकीन है? अर्जुन के हाथ में 1 दर्जन चांदी की सुइयां दिखाई दीं। चांदी की सुइयां एक साथ बाहर निकलीं और बाई याओ की पीठ में सटीक रूप से घुस गईं। चांदी की सुइयां लगातार कंपन कर रही थीं, जिससे ऐसा लग रहा था कि मानो कोई रहस्यमय शक्ति उत्पन्न हो रही है जो लगातार उसके पूरे शरीर में फैल रही है। अभी एक बात तो तुम सही कह रहे थे, मार्शल आर्ट ही सब कुछ नहीं है। एक हद तक एक को डॉक्टर माना जा सकता है। मैं तुम्हें जीवन दे सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें यह भी सोचने पर मजबूर कर सकता हूं कि तुम मर जाना चाहते हो। बाई याओ चौंक गई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि उसके पूरे शरीर में काटने जैसी सनसनी फैल गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों अग्नि चींटियां उसके पूरे शरीर को काट रही हों। यह बहुत दर्दनाक था। रुको, तुमने मेरे साथ क्या किया? अगर मेरे पिता को पता चल गया तो तुम जरूर मर जाओगे। मेरे पिता भूत जेल के एल्डर बाई हैं। वे पहले भी कुनलुन पर्वत पर जा चुके हैं, इसलिए उन्हें तुम्हें मारने के लिए उंगली भी नहीं उठानी पड़ेगी। जल्दी करो। बाई याओ बहुत ज्यादा दर्द में थी और यहाँ तक कि वह चाहती थी कि दर्द खत्म करने के लिए वह मर जाए। हालांकि उसे कोई राहत नहीं मिली। जब अर्जुन ने कुनलुन पर्वत का नाम सुना तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसा लगा कि भूत कारागार वास्तव में कुनलुन पर्वत से संबंधित है। अन्यथा बाई याओ को हर्षवर्धन मेहता को इस तरह से धमकी देने का आत्मविश्वास नहीं होता। लेकिन तो क्या अतीत में वह कुनलुन पर्वतों में लोगों और ताकतों से भयभीत था? अब वह संसार कब्रिस्तान का मालिक था जिसके पीछे 100 प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञ खड़े थे। उसे किस बात का डर था? निश्चित रूप से भूत जेल से नहीं। अब उसे केवल अपने माता पिता को ढूंढना था। अर्जुन ने उसे छोड़ दिया और बाई याओ को जमीन पर छटपटाने और तड़पने दिया। जब तक आप जेल खोलने के लिए तैयार हैं, 1-11 आपको दर्द से मुक्त कर देगा। हालांकि अगर आप जिद्दी बने रहते हैं तो अपने जीवन के बाकी हिस्सों में पीड़ा सहने के लिए तैयार रहें। बाई याओ के मुंह से झाग निकलने लगा। वह इसे और नहीं रोक सकी और कर्कश स्वर में बोली, मुझे छोड़ दो। मैं इसे खोलने में तुम्हारी मदद करूंगी। अर्जुन ने समय देखा और हाथ हिलाया। चांदी की सुइयां पीछे हट गईं और फिर बगल के विशाल वृक्ष में जा घुसीं। बाई याओ ने राहत की सांस ली। उसने पीछे मुड़कर अर्जुन की ओर देखा और उसकी आंखों में डर था। उसके हाथ में एक जेड पेंडेंट दिखाई दिया। फिर वह खड़ी हुई और लंगड़ाते हुए यून्हे झील की ओर चल पड़ी। भूत जेल का प्रवेश द्वार झील के तल पर है। तुम साथ आओ मुझे। अर्जुन ने भी उसका पीछा किया। हालांकि उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसे बस सतर्क रहना था। अर्जुन के पक्ष में हर्षवर्धन मेहता भी आए। मिस्टर अर्जुन, चाहे कुछ भी हो, सावधान रहना। हाँ। बाई याओ झील के किनारे एक चट्टान पर खड़ी थी। चूंकि उसका एक हाथ टूटा हुआ था, इसलिए वह केवल एक हाथ से ही आवश्यक मोहरें लगा सकती थी। उसकी उंगलियां तेजी से चलने लगीं और उसकी उंगलियों के चारों ओर प्रकाश की हल्की किरणें घूम रही थीं। फिर उसने जेड पेंडेंट को बाहर फेंक दिया और दृढ़ता से रक्तसार की एक बूंद बाहर निकाल दी। रक्तसार जेड पेंडेंट पर गिरा और एक विनाशकारी शक्ति भड़क उठी। यून्हे झील वास्तव में अपने मूल आकार से दोगुनी हो गई थी और झील के तल पर 3 मीटर नीचे एक छेद बन गया था। ये भूत जेल का प्रवेश द्वार था। इस समय अर्जुन बहुत उत्साहित था। बाई याओ ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, यह भूत जेल का प्रवेश द्वार है, लेकिन अपनी उम्मीदें मत बढ़ाओ। एक बार जब तुम अंदर जाओगे तो तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। कोई भी नहीं निकलता। ऐसा कहने के बाद बाई याओ की आकृति चमक उठी और वह यून्हे झील के तल पर प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गई। जिस क्षण वह प्रवेश द्वार पर पहुंची, एक शक्तिशाली चूषण बल अचानक बना और बाई याओ को अंदर खींच लिया। हालांकि प्रवेश द्वार छोटा होता जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह बंद होने वाला है। ये देखकर अर्जुन के चेहरे पर भाव बदल गए। वह और हर्षवर्धन मेहता प्रवेश द्वार की ओर दौड़े। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।